नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आपकी एक कक्षा है यूपी टेट के लिए। यूपी टेट में आज आप व्याकरणों का परिचय पढ़ने वाले हैं। निर्मोही सर आपको व्याकरणों का परिचय पढ़ाएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि कल 6 बजे से क्लास होगी। कल संडे है और कल संडे है तो वैसे तो संडे अवकाश होता है, पर जब आपकी परीक्षा नज़दीक हो तो सारे अवकाश समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ये आपको बताने आया हूं कि कल 6 बजे की लाइव क्लास में आप आइएगा, जिसमें जो बचा हुआ है 6 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। 2 घंटे की लाइव क्लास में आप पढ़िएगा, उससे जो और विषय है वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो 6 बजे से निर्मोही सर कल लाइव आएंगे और 7 बजे से एक विषय आपको और लेंगे। वो जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी गति से पढ़ाएंगे। 7 बजे से हम आपकी परीक्षा में पूछता ना विशेष से विशेषण, क्यों गुरुजी? तो एक विशेष से विशेषण से सवाल आता है। तो ये विशेष से विशेषण वाली क्लास कल आप 7 बजे से पाएंगे। हम पढ़ाएंगे इसको आपको विशेष से विशेषण लेकर के। निर्मोही सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पढ़ाएंगे ही। और एक कक्षा आती है ना, एक सवाल आता है कभी कभी लिंग से कि दारा शब्द में कौन सा लिंग है, निधि शब्द में कौन सा लिंग है, ध्वनि शब्द में कौन सा लिंग है। ऐसा एक सवाल आता है। जो यूपी टेट की अभी तक की परीक्षाएं हैं, अभी तक के जो पेपर हैं, उनसे जो जाना गया है वो इस प्रकार है। तो शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक कल की क्लास चलेगी, रात 8 बजे तक। ठीक है झा जी? और रविवार होगा। कल कौन सी तारीख है? कल जो है हाँ, तो 24 अक्टूबर को, यानी कल 24 अक्टूबर रविवार के दिन 6 बजे से और 8 बजे तक आप पढ़िए। तो 6 से 7 निर्मोही सर आपको जो विषय पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाएंगे। 7 बजे से यही विषय, ये वाली जो 7 बज रहा है इस समय, इसमें हम आपको विशेष विशेषण पढ़ा देंगे। तो बहुत बार पूछ लेते ना, कोई सेंटेंस बोल देता है कि बालिका सुंदरी अस्ति, ऐसा पूछ लेता है और कहता है कि इसमें विशेषण पद क्या है ना। तो बालिका है कि सुंदरी है कि अस्थि है कि कुछ भी नहीं है। तो क्या विशेष विशेषण, जो लोग संस्कृत पढ़े हैं, बीए बीएड किए हैं या एमए किए हैं, उनके लिए तो बड़ा सरल विषय है। लेकिन जो लोग संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 तक पढ़े हैं, उनको विशेष विशेषण कैसे पढ़ेंगे, वाच्य परिवर्तन कैसे पढ़ेंगे, और खासकर लिंग का ज्ञान कैसे करें। बहुत बार ऐसा लगता है ना, जैसे दारा शब्द माने होता है स्त्री, दारा माने पत्नी, लेकिन दारा शब्द किस लिंग में होता है? पुल्लिंग में होता है। तो ऐसे सवाल बहुत बार पूछ ले जाते हैं कि जो आपको अर्थ दिखता है वो अर्थ होता नहीं है, और जो अर्थ आपको दिखता है और वो उससे आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस लिंग में। क्या स्त्री, जिस शब्द का अर्थ स्त्री होता है, जिस शब्द का अर्थ पत्नी इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्या वो कभी पुल्लिंग में हो सकता है? ऐसी आप कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन संस्कृत में शब्दों में लिंग होता है, उसके अर्थों में नहीं। अर्थात दारा शब्द का अर्थ क्या है? दारा शब्द का अर्थ तो है पत्नी, लेकिन दारा शब्द पुल्लिंग में है। ये बड़ी खास बात है। तो ऐसी खास खास शब्द हैं जहां हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक मित्रम शब्द है, निर्मोही मम मित्रम अस्ति, या झाजी मम मित्रम अस्ति। आपको पता है कि मित्रम शब्द नपुंसक लिंग में है। तो पूछ लेगा कि रमेशा मम मित्रम अस्ति, मित्रम शब्द किस लिंग में है? तो आप सोचेंगे कि यार रमेश मित्र है तो रमेश पुल्लिंग है, तो मित्र भी पुल्लिंग होगा, और आप पुल्लिंग में चिन्ह लगा देंगे और गड़बड़ा जाएगा। क्यों गुरु जी? मित्रम शब्द नित्य नपुंसक लिंग है। इसका मतलब अब ये जरूरी नहीं है कि आपका मित्र नपुंसक हो तभी आप उसको नपुंसक लिंग बोले। मित्र शब्द में नपुंसक लिंग है, ध्यान रखिएगा। मित्र शब्द में नपुंसक लिंग है, अर्थात लिंग शब्दों का होता है, अर्थों का नहीं। यही आपको खास बात ध्यान रखनी है। तो मित्रों, अभी निर्मोही सर आपको आकर के आगे व्याकरणों का परिचय पढ़ाएंगे, जिसमें आप पाणिनि के बारे में, पतंजलि के बारे में, कात्यायन के बारे में, भट्टोजी दीक्षित के बारे में, नागेश भट्ट इत्यादि के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो आपकी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ होगा, जितना आपको परीक्षा में जानना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्लास यूपी टेट की है तो स्तर भी यूपी टेट का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन के बारे में उस प्रकार की चीजें पढ़ें जो हायर लेवल की हों या यूजीसी लेवल की हों, और वो आपकी परीक्षा से कोई मतलब नहीं होगा, सवाल नहीं आएंगे। इसलिए आप निर्मोही सर के पढ़ाने की खास बात जो मैंने देखी है अपने एक शिक्षक दृष्टि से, वो ये है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है, और क्या पढ़ना है केवल उतना ही पढ़ना है। और यूपी टेट में 30 ही प्रश्न आएंगे, और जिस लेवल से आता है, चाहे वो जूनियर का पेपर हो, चाहे प्राथमिक स्तर का पेपर हो, या 6 से 8 वाला पेपर हो, या अभी जो सुपर टेट आपने जूनियर में दिया है, वो जो परीक्षा है और जिस स्तर की परीक्षा है उसी स्तर से हमको पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के पास पुस्तकें नहीं है उनको विजयी भय अवश्य ले लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि संस्कृत गंगा की पुस्तक है, इसलिए कि उसको पढ़े बिना आपके लिए पढ़ना, यूपी टेट को पास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
वो एक बेस पुस्तक है। और यदि आप थोड़े दिन पढ़ने के बाद चाहें तो गुरु मंत्र एक पुस्तक है और एक विजय पथ पुस्तक है। ये 3 पुस्तकों का सेट बनाया गया है यूपी टेट के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि हर हम अपनी किताबें के बारे में रोज बोलते हैं। बोलते इसलिए हैं कि अभी वक्त है 1 महीने का। उस 1 महीने में यदि आप विजयी भव का पारायण कर लेते हैं, विजयी भव को ठीक से पढ़ लेते हैं, तो ये उम्मीद करिए कि विजयी भव संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के चलती है ये पुस्तक। तो इसको आप लेकर के जरूर रखें, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो इस विजयी भव से ही आपको आगे बहुत मदद मिलने वाली है। तो मित्रों, हमें तो आज यहीं तक ये बताने आया था कि 6 से 8 बजे की कल क्लास होगी आप रविवार को 24 अक्टूबर को, जिसमें विशेष विशेषण हम 7 बजे से लेंगे और 6 से 7 बजे तक निर्मोही सर आपको पढ़ाएंगे, जो उनका कंटिन्यू विषय चलता है। शायद स्वर वगैरह कल आप शायद लेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम निर्मोही सर को सामने ला करके माइक देते हैं। आगे आपको ये 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। मित्रों नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको सूचना मिल चुकी होगी, कल की कक्षा जो है आपकी 6 से 8 बजे तक चलेगी। 1 घंटा आपको गुरुजी पढ़ाएंगे और 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, 28 तारीख की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे पाठ्यक्रम को बांटा गया है। तो कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा बातचीत न करते हुए मित्र सीधे हम विषय पर आते हैं। आज हमारा जो विषय आपके पास गया होगा, वैयाकरणों का परिचय। तो जितना वैयाकरण है उनसे कितना प्रश्न आज तक आया है, क्या आ सकता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और समय मिला तो आज हम वर्णों पर चर्चा करेंगे। मित्र, स्वर व्यंजन के विषय में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जानकारी हम बातें करेंगे आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपके जो चर्चा करने वाले आज वैयाकरणों पर, और वैयाकरणों के बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पर चर्चा करेंगे मित्र? चर्चा करेंगे हम लोग स्वर एवं व्यंजन पर, वर्ण पर। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, हम लोगों का जो हेडिंग है आज है वो है वैयाकरणों का, क्या है भैया? वैयाकरणों का परिचय। वैयाकरणों का परिचय। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही प्रसिद्ध आपको शब्द सुनने को मिलेगा, वो है त्रिमुनि। क्या नाम है? त्रिमुनि। त्रिमुनि में कितने, मतलब 3 ही मुनि आएंगे, 3 ही वैयाकरण आएंगे। तो वो 3 वैयाकरण कौन है? तो आप जानते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो निश्चित रूप से मित्र पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। और आप एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सुने होंगे, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी एक सिद्धांत कौमुदी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यूपी टेट में बना भी है, तो इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक भर्तृहरि आते हैं और उनकी वाक्य पदी, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्र, आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं त्रिमुनियों की। किनकी चर्चा करते हैं? त्रिमुनियों की। व्याकरण में त्रिमुनि किसे कहा जाता है और उन त्रिमुनियों का परिचय क्या है, कहाँ के निवासी थे, कौन से ग्रंथ लिखे, इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले त्रिमुनि आ गया। तो त्रिमुनि, मान लो कोई पेपर बना रहा है तो त्रिमुनि में समास ही पूछ लिया। तो त्रिमुनि में कभी समास अगर पूछा जाता है तो मान लीजिए यहाँ का विषय तो नहीं है, लेकिन आप जानते रहिएगा त्रिमुनि में कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होता है। अब आप ये मत पूछिएगा अभी कि यहाँ गुरुजी कैसे समास होगा, जब समास पढ़ाएंगे तो हम आपको वहां बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब त्रिमुनि में नाम किसका किसका आता है मित्र? तो 3 नाम आता है। कितने नाम आते हैं? 3 नाम आते हैं मित्र। तो हाँ, आप सभी लोग देखिए, गुरुजी भी कह रहे हैं, हमारे हम भी कह रहे हैं, बार बार करें भैया। एकदम यहाँ पर जो लिखते हैं इसलिए लिखते हैं कि आप नोट्स बना रहे होंगे मित्र। निश्चित रूप से यहाँ से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेगा। शायद उतना बेहतरीन नोट्स आप खुद ना बना पाएं और आपको कहीं इतना संकलित मैटर एक साथ नहीं मिल पाएगा। मैं भी चाहूँगा तो आपसे पूछे मैटर दीजिए, मेरे पास भी मैटर नहीं रहता। यही पढ़ाते समय जो आप मैटर बना लेंगे वही सबसे सर्वश्रेष्ठ मैटर है मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नाम है आपका किसका? पाणिनि का है भैया। किसका है? पाणिनि का। और दूसरा नाम आता है इसमें कात्यायन का। सबसे बड़े वाले बाबा का नाम क्या था? पाणिनि। दूसरे वाले बाबा का नाम क्या था? कात्यायन। और तीसरे वाले बाबा का नाम था भैया पतंजलि नाम था। क्या नाम था? पतंजलि। वैसे समय के विषय में तो मतभेद है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समय अगर पूछा जाता है कभी तो लगभग 450 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द अगर जो समय होगा, मान लो 450 दिया गया तो अति उत्तम है।
मान लो कोई 500 दे दिया गया, 450 न दे के ईसा पूर्व, तो भी पूछा जाएगा 450 ईसा पूर्व, तो पानी मारिएगा। और कात्यायन का समय है मित्र 350 ईसा पूर्व, लेकिन लगभग जरूर दो जोड़ दीजिएगा, क्या लगभग, और इसमें भी लगभग। और पतंजलि का समय है 150 ईसा पूर्व लगभग। तो ध्यान दीजिएगा, पाणिन, कात्यायन और पतंजलि को मित्र कहते हैं त्रिमुनि। संस्कृत के ये त्रिमुनि हैं, और त्रिमुनि में कभी समास पूछा जाए तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। मान लो कभी आपको पतंजलि शब्द ये आया है, ध्यान दीजिएगा पतंजलि, तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। पतंजलि में हो सकता कभी आपसे पूछ ले, क्या पूछे, पतंजलि में आपसे संधि पूछ सकता है। तो पतंजलि में जब संधि पूछेगा तो आप कहिएगा पतत, क्षम्यताम, ये पतंजलि में जब आपसे संधि पूछेगा तो आप कहेंगे पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। और संधि पूछेगा कौन संधि है, तो आप इसमें कहेंगे पर रूप संधि। कौन सी संधि, पर रूप संधि मित्र। एक है आपका सकंधादिश पर रूपम वाच्यम, उससे मित्र इसमें पर रूप होता है, टी संज्ञा करके आपका उसके बाद होता है पर रूप। तो बस, लेकिन अभी आप इतना जानिएगा, पतंजलि का संधि विच्छेद होगा पतत धन अंजलि, और इसमें संधि होगी पर रूप संधि। तो आप ये दो चीज जान गए, यहाँ पर त्रिमुनि अव्ययी भाव समास, पतंजलि में पर रूप संधि, और इनका समय क्या है, और तीन नाम को, ये जो तीन वैयाकरण है, त्रिमुनि हैं झा जी, उनका क्या है, वो आपके संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। समझ में आ गया मित्र। आइए अब हम आगे चलते हैं, इनके परिचय, इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले नाम क्या है झा जी, पाणिनि। सबसे पहला नाम पढ़िए, जो दमदार आवाज आप देख रहे हैं भाई साहब, इनको बिना बैठाए पढ़ाए, झा जी है। बहुत ही विद्वान आदमी है, और ये रहते हैं तो पूरा एनर्जी दिए रहते हैं। जो आप कहते हैं ना गुरु जी वहां बहुत तेज पढ़ाते हैं, बहुत ऊर्जावान, तो भाई साहब ये झा जी की आधी ऊर्जा है, समझिए। तो पहला नाम क्या है झा जी, पाणिनि। पाणिन नाम है मित्र। क्या नाम है, पाणिनि। पाणिन नाम है। और ये त्रिमुनियों में पहले वैयाकरण हैं, पहले मुनि हैं, तीनों मुनियों में सबसे प्रारंभ के हैं। और पाणिन का समय जैसा कि हम आपको बता दिए कितना होगा, 450 ईसा पूर्व, क्या लगभग। समझ में आ गया। अब ये हो सकता जैसे मान लो समय पता चल गया कब पैदा हुए, पूछ लिया जाता निवासी कहाँ के हैं, निवासी कहाँ का है? निवासी क्या है, माता पिता कौन है ना, ये क्या काम किए समाज में, भाई क्या लिखे, इनका मुख्य योगदान क्या था समाज में, सही बात है। यही तो पूछेगा परिचय में। परिचय क्या है, तो सबसे पहले परिचय आप जो जो चीज उचित पाइए लिखते चलिए। इनका जो समय था 450 ईसा पूर्व, कहाँ पैदा हुए थे, तो निवासी भैया कहाँ के थे, निवासी कहाँ के थे, सालातुर ग्राम था। शालातुर क्या था, ग्राम था, है ना। और ध्यान दीजिएगा जिले का नाम तो यही लिख दे रहे भैया साहब, यही आटक जिला था। जिले का नाम था आटक जिला था। जैसे आपके जिले का नाम अम्बेडकर नगर, किसी का प्रतापगढ़, किसी का अयोध्या, वैसे जिले का नाम क्या था, अटक जिला। और लाहौर में थे, आगे हम नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं लाहौर कहाँ पड़ता है, आगे आप खुद समझदार हैं, अगला शब्द हम नहीं लिखेंगे भाई साहब अपनी कलम से, ठीक है। पाकिस्तान में है, जानते हैं आप। और आज मान लो आज पाणिन होते तो झा जी कहते आतंक बदिया जा रहा, आतंक बदिया जा रहा, यही तो बोलते। लेकिन भाई साहब देखिए, किसी स्थान पे किसी जगह पे ये नहीं होता कहाँ विद्वान नहीं हो सकते, विद्वान कहीं भी हो सकते। और पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और भारत में भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ भी बहुत गंदे व्यक्ति हैं, वहाँ भी बहुत गंदे व्यक्ति हैं। किसी देश से, किसी धर्म से, किसी जात से आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करें तो ये उचित नहीं है मित्र। आइए मित्र, इसके बाद निवासी के बाद इनकी माता का नाम, पहले माता लिख रहे हैं, झा जी गुस्सा रहे, पहले पिता लिखो, लेकिन माता लिख रहे हैं। इनके माता का नाम था दाक्षी, नाम था दाक्षी या दाक्षी मिलता है ना, लेकिन दीर्घिकार लगाते हैं, ए दाक्षी नाम था। और पिता का नाम भाई साहब इनके था, पिता का क्या नाम था, पणिन नाम था। पिता का नाम क्या था, पणिन। माता दाक्षी, पिता पणिन। और झा जी गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम भैया इनके उपवर्ष था, या इन्हीं के
उपनाम एक वर्ष, उपवर्ष या वर्ष, क्या नाम था? उपवर्ष या वर्ष। एक एक चलते रहिएगा भाई साहब, एकदम आप जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बस आप निरंतरता बनाए रखिएगा, ठीक है। उपवर्ष या वर्ष। झा जी आगे देखिए, गुरु हो गया, माता पिता हो गया, निवासी कहाँ के थे ना। अब देखिए मित्र, अगला चीज, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना क्या है भाई साहब? तो रचना थोड़ा अगले पेज से लिखते हैं, क्योंकि रचना के विषय में थोड़ा सा ज्यादा बताना रहेगा। ये देखिए रचना, तो रचना मित्र इनकी वैसे दो रचनाएं बहुत प्रकाश में आई हैं। एक जो मुख्य रचना अष्टाध्यायी, सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। इनकी जो मेन रचना है वो क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में समास पूछेगा तो क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? अष्टानाम अध्यायनाम समाहारा अष्टाध्यायी, आपका द्विगु समास होगा। कौन समास? द्विगु समास होगा। जैसा कि नाम से मित्र स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्यायों का जिसमें समाहार है उस पे हो, उसे कहते हैं अष्टाध्यायी ना। अध्याय हो, लोक हो, मूल हो, यहाँ पर दीर्घ इकार हो जाता है। जैसे पंचमूली, पंचवट शब्द हो, पंचवटी द्विगु समास में, बाकी नपुंसक लिंग में आपको बहुत दिखाई पड़ेगा। अब यही जो 8 अध्याय है, ये प्रत्येक अध्याय 4 पाद में विभक्त था, तो मित्र 32 पाद हो जाएंगे। कितने? 32 पाद हो जाएंगे। पूछा जाएगा अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? कितने सूत्र? लगभग 4000 सूत्र। 4000 सूत्र, लगभग कितने सूत्र हैं मित्र? 4000 सूत्र लगभग है। किसमें? अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। समझ में आया? यहीं पर पूछ लिया जा सकता है, जैसे मान लो बड़ी प्रसिद्ध रचना है, कभी कभी पहला सूत्र और अंतिम सूत्र पूछ लिया जाएगा, पहला सूत्र और अंतिम सूत्र पूछ लिया जाएगा। तो यहीं लिख दे रहे हैं मित्र, प्रथम सूत्र पूछा जाएगा तो आप कहिएगा वृद्धिरा और दैच ना। ये हमें ये सूत्र क्या बोलता है? यह सूत्र कहता है आ का नाम, आई का नाम, औ का नाम, आ आई औ का नाम भैया क्या है? वृद्धि है। आ आई औ का नाम क्या है? ये हमको बताता है संस्कृत व्याकरण में 3 ऐसे वर्ण हैं, दीर्घ आ, आई और औ। ये वृद्धि का नाम क्या है? वृद्धि। क्या नाम है? वृद्धि नाम है मित्र। अब आइए देखिए अंतिम सूत्र पे चर्चा करते हैं। किस पर? अंतिम सूत्र पर चर्चा करते हैं। अंतिम सूत्र पूछा जाएगा आपसे, तो आप मित्र बताइएगा अंतिम सूत्र को क्या बताएंगे? ये 2 बार आ लिख दीजिएगा, वो भी हरस्व लिखिएगा, दीर्घ ना लिखिएगा, 2 बार हरस्व। तो मेरे साथ बोलिए, प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, अंतिम सूत्र आ, अंतिम सूत्र 8 अध्याय और 8 गुणे 4, प्रत्येक अध्याय 4 भागों में बांटा गया और उसका नाम हुआ पाद। कितने पाद? 32 पाद। पूछा जाएगा प्रत्येक अध्याय में कितने पाद? 4 पाद। कुल कितने पाद? 32 पाद। कितने सूत्र? लगभग 4000 सूत्र। और भैया पहला सूत्र अंतिम सूत्र हो गया। समझ में आ गया? अब इनकी मान लो अगली रचना पूछी जाए, अन्य रचना। क्या पूछा जाए? अन्य रचना। हाँ देखिए एक चीज अभी और भाई साहब है, पूछा जाएगा अष्टाध्यायी लिखा किसमें गया है मित्र? तो आप कहेंगे सूत्र शैली में। सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र शैली में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है। क्या लिखा गया? अष्टाध्यायी सूत्र शैली में मित्र लिखा गया है। और अष्टाध्यायी जो सूत्र शैली में लिखा गया है, इसीलिए आपको पाणिनि को कहते हैं सूत्रकार। सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। पूछा जाएगा, यही प्रश्न आएगा, तो आपका उत्तर होगा पाणिनि को जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? पाणिनि को। पाणिनि। पूछा जाएगा सूत्रकार के नाम से किसको जाना जाता है? पाणिनि को। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहले सूत्रों में कोई ग्रंथ लिखा है तो पाणिनि जी ने लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है। सूत्र शैली में लिखा गया व्याकरण का जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है मित्र, और इसीलिए पाणिनि को क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। इनकी एक अन्य रचना है, पाणिनि की एक अन्य रचना है। कौन सी रचना है? अन्य रचना है मित्र। ये अन्य रचना है, मान लो पूछ ले, जाम्बवती विजय, या संस्कृत में कहेंगे तो हो जाएगा जाम्बवती विजयम। और इसी का एक अन्य नाम है मित्र, अन्य नाम है पाताल विजयम। क्या नाम है? पाताल पाताल विजयम। पूछा जाएगा जाम्बवती विजयम या जाम्बवती विजय किसकी रचना है? पाणिनि की। या पाताल विजयम किसकी रचना है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। किस में लिखा गया है? सूत्र शैली में लिखा गया है, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था ना, या उपवर्ष या वर्ष। माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम परिन, समय 450 ईसा पूर्व। सालातुर अटक जिला लाहौर पाकिस्तान के थे। भाई तब पाकिस्तान नहीं बटा था, तब भारत ही था। समझ में आया? और भारत बहुत बड़ा था भाई, बढ़ते बढ़ते बहुत देखिए कितना कम हो गया। अब आइए मित्र दूसरे वैयाकरण। पहला वैयाकरण तैयार हो गया कि नहीं हो गया मित्र? एकदम हो गया, तैयार हो गया। तो दूसरे वैयाकरण पे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं। किस पे? दूसरे वैयाकरण कौन है? हाँ, कात्यायन नाम है मित्र। किस क्या नाम है? कात्यायन। इन्हीं कात्यायन को कहते हैं वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। या कात्यायन कहा जाए या वररुचि कहा जाए, दोनों एक ही है। ठीक है। इनका समय क्या था? कात्यायन का समय क्या था? तो कात्यायन का समय था मित्र 350 ईसा पूर्व। क्या था? 350 ईसा पूर्व। कितना समय था? 350 ईसा पूर्व। किसका समय था? कात्यायन का समय था मित्र। और कात्यायन निवासी कहाँ के थे? तो इनके विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये कहा जाता दक्षिण प्रदेश, जहाँ से तमिलनाडु, केरल, यहाँ महाराष्ट्र इत्यादि, ये दक्षिण के निवासी थे, इसीलिए इनको कहा जाता दक्षिणात्य। क्या कहा जाता है? दक्षिणात्य कहा जाता है मित्र। मतलब दक्षिण प्रदेश के निवासी, दक्षिण प्रदेश के निवासी। दक्षिण प्रदेश के निवासी कौन थे? या दक्षिणात्य कौन थे? कात्यायन थे मित्र। और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रचना, क्योंकि इनके विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, रचना पूछी जाएगी तो वार्तिक लिखे भैया। क्या लिखे? ये वार्तिक लिखे। वार्तिक किस में है? वार्तिक जो है गद्य, वार्तिक गद्य और पद्य दोनों में है, दोनों में है। और किस पर लिखा गया वार्तिक? तो मित्र यहाँ एक देखिए, वार्तिक के विषय में दो चीज हम लिख रहे हैं। वार्तिक के विषय में हम दो चीज लिख रहे हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, वार्तिक की रचना क्यों आवश्यक हुई? क्यों लिखी गई भाई साहब वार्तिक की रचना? तो ध्यान दीजिएगा, समय के साथ कोई भी रचना हो, समय के साथ उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत कुछ हो सकता, कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हो, कुछ हो सकता घटाना हो सकता कुछ बढ़ाना हो। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, छोटा सा ध्यान दीजिएगा। पाणिनि कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा। क्या कहते हैं? अकः सवर्णे दीर्घा। झा जी क्या बोलते हैं? अकः सवर्णे दीर्घा। अब पाणिनि तो कह के चला गया अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब आ ई उ री ली के बाद पुनः वही वर्ण आए तो क्या हो जाए? दीर्घ संधि हो जाए, दीर्घ वर्ण हो जाए। लेकिन मित्र लिरी वर्ण का दीर्घ होता नहीं है। यहाँ पाणिनि गलत हो जाते, खुद गलत हो जाते, गड़बड़ा जाता काम। होता कि नहीं होता है? तो भैया कात्यायन ने कह दिया
रील री वर्णयोः सावर्ण्यम मिथा वाच्यम। रील री वर्ण आपस में क्या है, सवर्णी हैं, इसीलिए अगर री दीर्घ नहीं होता तो उसके स्थान पे दीर्घ री कर दो और रील री की सवर्णता दिखाकर मित्र वो पाणिनि के सूत्र को 4 चांद लगा दिए, सही कर दिए। अगर वो न किए होते रील री वर्णी को सवर्णी तो गड़बड़ा जाता आकाश सवर्णी दीर्घा। ऐसे बहुत स्थलों पर जहां कमी थी उसको वो पूरा किए हैं और सूत्रों में भाई साहब 4 चांद लगा दिए हैं। तो ये किसने काम किया, ये वार्तिककार कात्यायन। अब आज कात्यायन होते झा जी कहते ही सरवा गलत गलत सब लिख के चला गया, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लोग छिद्रान्वेषण करते हैं, दोषारोपण करते हैं। कात्यायन से हमको सीखना चाहिए। यदि अगर कोई काम कोई करके चला गया है, हमारी सरकारें, एक सरकार काम करके जाती है तो दूसरा आती है बिगाड़ती है, वो जाती है तो तीसरा आके बिगाड़ती। भाई साहब विनाश कर रहे हो, कंपटीशन है, विनाश कर रहे हो। अगर वो जो करके चला गया उसी को आप आगे बढ़ा देते, अगर कोई ज्यादा चीज इधर उधर ना करते तो शायद बहुत तेजी से विकास होता। समझ में आया। और ये देखिए मित्र, ये कात्यायन ने किया है। कात्यायन ने सूत्रों में 4 चांद लगा दिया वार्तिक लिखकर। और पूछा जाएगा वार्तिक किस में है, गद्य पद्य दोनों में है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कात्यायन ने क्या लिखा, वार्तिक लिखा मित्र। समझ में आया। अब देखिए इसी वार्तिक लिखने के कारण कात्यायन को कहते हैं मित्र, यहां देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, नहीं ये, अरे बाप रे, यहां हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। देखिए कात्यायन को वार्तिककार कहते हैं। कात्यायन को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब इन नीचे नहीं भाई साहब, ये वार्तिककार कहा जाता है। पूछा जाएगा, पूछा गया है यूपी टेट में, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, तो इसको आप थोड़ा अंडरलाइन करके लिखिएगा। वार्तिककार कौन है, कात्यायन है। वार्तिककार कौन है, कात्यायन है मित्र, ठीक है। कात्यायन से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब आइए मित्र अगला, तीसरे वैयाकरण कौन है, तीसरे वैयाकरण कौन है, पतंजलि। कौन है, तो पतंजलि पर आते हैं मित्र, पतंजलि पर, पतंजलि पर। पतंजलि का समय हमने आपको क्या बताया था अभी, पतंजलि का समय हमने क्या बताया था झाजी, 350, अरे 150 ईसा पूर्व, क्या लगभग जरूर लगा दीजिएगा मित्र, ठीक है। 150 ईसा पूर्व। अब देखिए पाणिनि निवासी कहाँ के थे, निवासी भाई कहाँ के थे, ये गोनर्द के थे, गोनर्द के थे, कहाँ के थे, और गोनर्द मतलब गोंडा। हमारे जितने गोंडा के मित्र देख रहे हैं, ये जितने गोंडा वैयाकरण देख रहे हैं भाई साहब इस समय वीडियो, वहीं आपके यहाँ एक तरबगंज पड़ता है और तरबगंज के पास पतंजलि पैदा हुए थे भाई साहब। गोणिका के, गोणिका पुत्र पतंजलि, गोणिका पुत्र पतंजलि होता है, दाक्षी पुत्र पाणिनि है मित्र। और मित्र ध्यान दीजिएगा, गोनर्द, गोंडा और उत्तर प्रदेश हम बड़े चाव से, बड़े प्रसन्नता से लिख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के भाई साहब एक थे पतंजलि। और ध्यान दीजिएगा अभी एक बहुत विस्तृत चीज हम आपको बताते हैं। अब निवासी कहाँ हो गए, गोनर्द। रचना, रचना मित्र ध्यान दीजिएगा, हाँ एक चीज क्षमताम, एक रचना यहां लिख लीजिए, जहां ये कात्यायन में है तो कात्यायन में भैया पन्ना पलटिए, माफी चाहते नहीं लिखाए। इनकी एक अन्य रचना बहुत प्रसिद्ध है, यहां लिख दे रहे हैं आप, कहीं लिख लीजिएगा। अन्य रचना मतलब इनकी दूसरी रचना, वार्तिक तो प्रसिद्ध है ये है, वार्तिक के बाद एक इन्होंने बड़ा बढ़िया रचना लिखी, उसका नाम है स्वर्गारोहण। क्या नाम है, स्वर्गारोहण। पूछा जाएगा स्वर्गारोहण किसकी रचना है, स्वर्गारोहण किसकी रचना है, कात्यायन की रचना है। पूछा जाएगा स्वर्गारोहण किसकी रचना है, कात्यायन की रचना है मित्र। ये आप दूसरी रचना कात्यायन की लिख लीजिएगा, एक वार्तिक लिखे, दूसरा लिखे, क्या लिखे, क्या, स्वर्गारोहण। अब आइए मित्र हम पतंजलि पे बता रहे थे, वहां पहुंचते हैं पतंजलि पे। रचना इनका है भैया, इन्होंने भी पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या लिखी, व्याख्या ग्रंथ लिखा, टीका लिखी, भाष्य,
भाष्य मतलब टीका, टीका मतलब व्याख्या। समझ में आया? इन्होंने लिखा भैया भाष्य लिखा है। झा जी ये देखो भाष्य लिखे भाई साहब। भाष्य बहुत विस्तार हो गया, व्याख्या ग्रंथ था, तो नाम हो गया महाभाष्य। क्या हो गया? महाभाष्य। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं, थोड़ा सही लिख दें महाभाष्य भाई साहब। अंग्रेजी में कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? महाभाष्य। तो मान लो कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता तो हमारे झा जी कहते हैं महा इम्पॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? महा इम्पॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वाला इम्पॉर्टेंट भाई साहब ना। सारा जो बीच में बोल रहे हैं ना चुप कराइए। कौन? उधर से नहीं कुछ बात नहीं भाई साहब। देखिए महाभाष्य, ठीक है। अब देखिए महाभाष्य के विषय में क्या चीज आपको जानना है। महाभाष्य लिखा गया है 84 आहनिक में। किस में लिखा गया है? यह आधा हा है ना पूरा है, निक आहनिक। पूछा जाएगा महाभाष्य किस में लिखा गया है? आहनिक में लिखा गया है। किस में लिखा गया? आहनिक में। कितने आहनिक हैं? 84 आहनिक हैं। पतंजलि की रचना क्या है? महाभाष्य है। और देखिएगा मित्र, पतंजलि व्याकरण के लिए बड़ा काम किए मित्र। कभी तीनों वैयाकरणों में कोई विरोध हो जाएगा, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की बातों में कोई विरोध आ जाएगा, तो हमेशा सबसे बाद वाले वैयाकरण की बात मानी जाएगी, पतंजलि की। मान लो पाणिनि, पूछा जाएगा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि में किसकी बात बलवान होगी? तो परवर्ती आचार्य की बात बलवान होगी, मतलब पतंजलि की। और अगर पाणिनि कात्यायन में विरोध होगा तो कात्यायन की बात बलवान होगी, मतलब मानी जाएगी ज्यादा। अब आइए, रचना हो गया इनकी। अन्य रचना भैया क्या है? अन्य रचना इनकी है महानंद काव्य। महानंद काव्य। पूछा जाएगा महानंद काव्य किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये पतंजलि की। और महाभाष्य किस पर लिखा गया? तो आप यही कहिएगा भैया अष्टाध्यायी के सूत्रों पर। अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर क्या लिखा गया? सूत्रों पर लिखा गया महाभाष्य। समझ में आ गया? अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा गया मित्र 84 आहनिक में। और अन्य रचना इनकी महानंद काव्य है। अन्य रचना क्या है? महानंद काव्य है, ठीक है। अब आइए देखिए मित्र, इसके बाद पतंजलि हो गए, पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, पतंजलि हो गए। एक लाइन लिखिएगा, हमेशा ये लिख दे रहे हैं, आपसी त्रिमुनियों में। एक लाइन ये लिख लीजिएगा, हो सकता है आपसे कभी पूछे त्रिमुनियों में परवर्ती आचार्य की बात, परिवर्ती आचार्य की बात येता है, बात बलवान होती है, बलवान होती है। मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि में आपसी विरोध होने पर सबसे ज्यादा पतंजलि सबल है, फिर कात्यायन, फिर पाणिनि। समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई चीज पाणिनि कह के चले गए और उसको कात्यायन ने बदला तो पक्का कात्यायन वाला माना जाएगा। और मान लो पतंजलि फिर आप बाद में आके कहते नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा, तो कौन प्रबल होगा? पतंजलि वाली बात मानी जाएगी। भैया यही तो सुधार है। इन्होंने जो करके चले गए पाणिनि, फिर उसमें कात्यायन आके संशोधन करेंगे तो आप कहोगे नहीं मानेंगे, पाणिनि ने ऐसा कहा। नहीं भाई साहब, आप जो कात्यायन कहें उसको मानना पड़ेगा। और मान लो कात्यायन कोई बात कह के चले गए और फिर उसके बाद पाणिनि उस बात को कह रहे हैं तो पतंजलि वाला माना जाएगा। पाणिनि से बलवान कात्यायन, कात्यायन से बलवान कौन? पतंजलि। मतलब बातों पे आपको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, किसकी बात को? पतंजलि की। भाई स्वाभाविक है, जो बाद में आएगा वो सुधार के साथ ही तो कोई बात कहेगा। सुधार के साथ तो किसकी बात? जो बाद वाला होगा उसकी बात बलवान होगी। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा त्रिमुनियों में किस आचार की बात बलवान होगी? परवर्ती आचार, बाद की बात।
या पूछा जाएगा पाणिनि कात्यायन पतंजलि में इसकी बात सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी, क्या उसकी मानी जाएगी? तो भैया पतंजलि की मानी जाएगी। पाणिनि कात्यायन में कात्यायन की मानी जाएगी। समझ में आ गया? अब आइए, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो हम आपके दूसरे बिंदु पर चलते हैं मित्र। यहाँ के बाद ईशा के पूर्व आपके दो वैयाकरण हैं जिनका योगदान संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण में बहुत ही अधिक है, उन पर भी हम चर्चा करनेंगे। उनका पहला नाम है, देखिए 17वीं शताब्दी में, समय क्या था? 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, और कैसा कहते 1630 लगभग था, 1630 ईस्वी के आसपास तो वही 17वीं शताब्दी हो गया। दो व्याकरणाचार्य बहुत ही भाई गुरु शिष्य थे, बहुत उद्भट विद्वान थे। पहले लोगों का नाम था भट्टोज दीक्षित। क्या नाम था? भट्टोज दीक्षित मित्र था। और भट्टोज दीक्षित ने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम हुआ सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी। और मित्र ये जब प्रकाश में आता है, ये जब सिद्धांत कौमुदी प्रकाश में आती है, ऐसा कहा जाता है इन्होंने अष्टाध्यायी की, लगभग अष्टाध्यायी की बात पूरी कही गई है, पूरी अष्टाध्यायी की बात कही गई है, लेकिन मित्र इतना सरल, इतना सहज कही गई है। इसके आने पर इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि अन्य व्याकरण के ग्रंथ इसके सामने फीके पड़ने लगे। समझ में आया झा जी मित्र? लेकिन फिर गुरु 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 हो गया भाई साहब, चेला और भाई साहब दहपट निकल गया। तो इनके चेले का नाम था, क्या नाम था? ये मान लो गुरु थे, ये क्या थे? गुरु थे। और इन्हीं का एक शिष्य हुआ, गुरु का एक शिष्य हुआ मित्र। कौन शिष्य हुआ? वरद राजा। वास्तव में इनका वरद राज नाम था। क्या नाम था? वरद राज। आचार्य थे। आचार्य मतलब एमए। आचार्य मतलब कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं भाई साहब, आचार्य कोई लगा दे। आचार्य मतलब जैसे आप संस्कृत से पढ़ेंगे तो आचार्य मतलब एमए, शास्त्री कोई लगा रहा, शास्त्री मतलब बीए, सठ शास्त्री लगा रहा मतलब वो आपका हो जाएगा शिक्षा शास्त्री लगा रहा तो आपका बीएड, यही डिग्री होती है। तो आचार्य मतलब एमए उम्मे थे भाई साहब। तो इनको कहा गया वरद राजाचार्य। क्या? वरद राजाचार्य। जैसे हम लोग, झा जी का क्या नाम आपका? हाँ तो हाँ, अमित झाचार्य ऐसे बोला जा सकता। आचार्य हैं, एमए हैं भाई साहब, संस्कृत से एकदम शुद्ध संस्कृत से एमए है। संस्कृत बहुत, हाँ, व्याकरणाचार्य, व्याकरण से एमए है, व्याकरणाचार्य, वही बोलते हैं व्याकरणाचार्य। अब आइए मित्र, इन्होंने जो लिखा, इसी सिद्धांत कौमुदी को लघु कर दिया। क्या कर दिया? लघु कर दिया मित्र। तो लघु सिद्धांत कौमुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। एक चीज बता दें आपको, सिद्धांत कौमुदी छोड़ के कोई भी कौमुदी आ जाएगी तो सीधे मार दीजिएगा वरद राजाचार्य। जैसे ये तो परीक्षा में ज्यादा पूछी जाएगी, महत्वपूर्ण है, दो और पूछ लिया जाए। सार सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, या पूछी जाए मध्य सिद्धांत कौमुदी। क्या पूछी जाए? मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो भी आप मारेंगे वरद राजाचार्य। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं, आपके टेट के पेपर में पूछा जाएगा कभी तो लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी। समझ में आया मित्र? अब देखिए इनके विषय में, भट्टो दीक्षित के विषय में, इन्होंने संस्कृत में व्याख्या लिखी, संस्कृत में। इसीलिए मित्र इनको कहते हैं वृत्तिकार। ये आपका इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, अलग कलर से लिख दे रहे हैं, बदल के लिख दे रहे हैं, जानते रहना। पूछा जाएगा वृत्तिकार कौन है, तो भैया आप कात्यायन को मत मार दीजिएगा। वृत्तिकार, ये देखो इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट। वृत्तिकार पूछा जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा वृत्तिकार कौन है? भट्टोज दीक्षित। भट्टोज दीक्षित के शिष्य कौन है? वरद राजाचार्य। वरद राजाचार्य के गुरु कौन है? भट्टोज दीक्षित। और इन्हीं के एक भाई साहब सहपाठी साथ पढ़ने वाले थे। किसके? भट्टोज दीक्षित के साथ पढ़ने वाले। कहीं अलग नोट कर लीजिएगा, इनका नाम था पंडित राज जगन्नाथ। क्या?
पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। इनकी भी बड़ी रचनाएं हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम आप यहाँ पे उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो पंडित राज जगन्नाथ इनके सहपाठी थे। इन्होंने मनोरमा, कुछ मर्दनी इत्यादि बहुत सारी लहरी के ग्रंथ बहुत आपको पीछे मिले, गंगा लहरी इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना की, ठीक है मित्र। तो आइए अब हम चलते हैं और एक वैयाकरण के ऊपर चर्चा करते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध वैयाकरण है और एक अपने आप में अलग लीक से हटकर है, थोड़ा सा लीक से हटकर, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए भट्टोदीक्षित वरदराजाचार्य। अब देखिए भैया, जो तीसरे आपके एकदम अंतिम इसमें प्रारंभ के 3 पाणिन, कात्यायन और पतंजलि कौन है? ये त्रिमुनि है। और उसके बाद 2 वैयाकरणों के विषय में हमने आपको और बताया, ये आपको जानना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक चीज आपको यहाँ और बता दें, लघु सिद्धांत कौमुदी भी बड़ा बढ़िया है, यहाँ से पूछा जा सकता प्रश्न। झा जी यहाँ अलग आप लोग ऐसे कॉलम में बना लीजिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी का भी आपसे प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र पूछा जा सकता है, अंतिम सूत्र पूछा जा सकता है। मित्र ऐसा लेके चल रहे हैं कि आपको कहीं अन्यत्र और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एकदम आप एकदम सही जगह भाई साहब, एकदम आपका कोई प्रश्न मतलब जा ही ना पाए, ऐसा लेके चल रहे हैं। और हमें पक्का विश्वास है पूरा पाठ्यक्रम मैं कह रहा हूं आपका अच्छे से समाप्त करूंगा, बस आप निरंतरता बनाए रखिएगा। प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र पूछा जाएगा हलंत्यम, हलंत्यम, और अंतिम सूत्र पूछा जाएगा यूनस्ति, अंतिम सूत्र पूछा जाएगा यूनस्ति। अब आप भूलिएगा मत, हमने आपसे कहा कि अगर आपसे अष्टाध्यायी के विषय में पूछा जाएगा, उसका पहला सूत्र है वृद्धिरादेश, लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र हलंत्यम है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आपका आ है, लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र आपका होगा क्या? क्या होगा मित्र? यूनस्ति होगा, स्त्री प्रकरण का सबसे अंतिम सूत्र है। तो मित्र यहां तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एकदम एक्यूरेट, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। फिर मित्र आइए हम एक वैयाकरण के विषय में चर्चा करते हैं। बड़ा प्यारा सा नाम, बड़ा अच्छा नाम है और बहुत शायद आप इसका नाम सुने होंगे। ये भर्तृहरि हैं, ये हमारे भर्तृहरि जी हैं। और भर्तृहरि जी भाई साहब व्याकरण ग्रंथ भी लिखे हैं और उसके बाद इन्होंने शतक त्रय की रचना की। आइए उस पर हम सभी लोग चर्चा करते हैं। इन्होंने 4 रचनाएं इनकी लिखते हम। तो वैसे तो वैयाकरण की चर्चा हो रही है, लेकिन इनका रचना है वाक्य पदीयम, वाक्य पदीयम। तो इसकी रचना चर्चा कर रहे थे तो 3 और रचना की चर्चा कर लेंगे। वाक्य पदीयम मित्र कैसा है? ये दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है, दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है, दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है वाक्य पदीयम। पूछा जाएगा दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ कौन सा है मित्र? वाक्य पदीयम है। कौन सा ग्रंथ है? वाक्य पदीयम। और देखिए 3 शतक इन्होंने लिखे, नीति शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है मित्र, ऐसे लिखा जाता है। जो लोग ऐसे लिख देते हैं ऐसे गलत हो जाता है। ये देखिए श्रृंगार, श्रृंगार शतक। और एक अन्य रचना इनकी और है तीसरी, वैराग्य शतक। कौन सी रचना है? वैराग्य शतक। जैसे हमारे इस समय हमारे यहाँ झा जी भाई साहब ईमानदारी से बता रहे हैं, आप लोग पक्का इस समय ये श्रृंगार शतक पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? श्रृंगार शतक पे। और निश्चित तौर पे बता रहे हैं भाई साहब 2-4 साल बाद इनका वैराग्य शतक आने वाला है, वैराग्य शतक आने वाला है। समझ में आया झा जी? पूरा श्रृंगार रस की एकदम चरम ऊंचाई पर, चरम सीमा पर चल रहे हैं मित्र। तो श्रृंगार शतक हो गया, समझ में आया? अब आइए देखिए इन्हीं तीनों ग्रंथों को, इन्हीं तीनों शतकों को आपका कहा जाता शतक त्रय। पूछा जाएगा शतक त्रय में कौन सी रचना नहीं आती है? तो इसके अलावा कोई अगर रहेगा तो मित्र वो नहीं आएगी। शतक त्रय में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक आएगा। और पूछा जाएगा वाक्य पदीयम किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की रचना है और दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा भर्तृहरि के विषय में बड़ी अच्छी कहानी प्रसिद्ध है, कहानी प्रसिद्ध है मित्र। ऐसा होता है
2 मिनट लगेगा बताने दीजिए, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। ऐसा होता है, एक तपस्वी भारतीहर को फल देता है, एक सेव का फल। और झा जी ध्यान सुनिएगा, आपके लिए है, एकदम आपके लिए। एक फल देता है, कहता है भैया राजा जी ये खा लेंगे, आप जवान रहेंगे। और भर्तृहरि कहते हैं ये फल हम खा करके क्या करेंगे, तो वो अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, वो फल रानी को दे देते हैं। और रानी भाई साहब, वो रानी राजा से प्रेम करती नहीं थी, बिजोल शादी हो गई थी, तो वो भाई साहब वहाँ सेनापति की मंत्री के कौन था उससे प्रेम करती थी। और वो फल भाई साहब रानी किसको देती, सेनापति को। और भाई साहब सत्यता यह थे, सेनापति रानी से प्रेम नहीं करता था। फल पाया भाई साहब, बड़ा प्रसन्न हुआ, और वो फल था जो खा लेगा जिंदगी भर जवान रहेगा। और वो फल भैया सेनापति जो था रानी से प्रेम करता नहीं, फल पाया वो, लेकिन क्या था भाई साहब, बड़ा वो जो राज्य की जो प्रथम बहुत बड़ी गणिका थी, वेश्या थी, उससे प्रेम करता था। और भाई साहब प्रेमिका के लिए वो फल ले जा करके किसको दे दिया, कहीं बेस्या खा लेगी, भाई साहब जवान रहेगी गणिका। और भाई साहब वो फल ले जाके गणिका को दे दिए। देखिए फल कैसे कैसे गया, कैसे कैसे जा रहा है। और मित्र उसके बाद वो फल, वो जो गणिका थी वो सेनापति से प्रेम नहीं करती थी, कहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये फल खा लेता जवान रहता, बड़ा दिक्कत था भाई साहब, ये बड़ा राक्षस आदमी, भले फल नहीं खाया हमको दे दिया भाई साहब। और वो फल, वो गणिका राजा से बड़ा प्रेम करती थी, अंदर अंदर राजा को बहुत चाहती थी झा जी। और वो फल जब राजा को ले जाके देती है, कहती राजा ये फल खा लोगे तो आप जवान रहोगे, ऐसे ऐसे भाई साहब हमको मिला। राजा का दिमाग माथा सनका। और उसके बाद जब उस फल की सत्यता में जाने रानी बुलाई गई, सेनापति बुलाया गया, भाई साहब राजा को बड़ा दुख हुआ कि जिस रानी को हम इतना प्रेम करते थे, जिस रानी को, और वो रानी भाई साहब ऐसा हमारे साथ कर दी। बताइए फल अपना ना खा के रानी को दे, रानी सेनापति को दे दी। और सेनापति तो भाई साहब नीति शतक का जो अंतिम श्लोक है, बड़ा मजेदार श्लोक है, बड़ा मजेदार श्लोक है। वो कहते हैं सबको धिक्कारते हैं, अंत में कामदेव को भी धिक्कारते, अपने आप को धिक्कारते, रानी को धिक्कारते, उस सेनापति को धिक्कारते, वेश्या को धिक्कारते हैं भाई साहब। और भाई साहब उसके बाद जब जाते हैं वैराग्य ले लेते हैं, वैराग्य शतक की रचना लिखते हैं, वैराग्य शतक। समझ में आया, ऐसी कहानी है, ऐसी किंवदंतियां हैं, कितना सच्चाई कितना सही है आप जाने और भर्तृहरि जाने, बस ऐसी किंवदंतियां हैं ऐसी। अब आइए मित्र, यहां तक चर्चा हो चुकी हमारी आपकी। अब मैं बहुत सूक्ष्म विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, मात्र 5 से 7 मिनट, 8 मिनट चर्चा करेंगे, चूंकि समय है चर्चा कर लेते। बहुत सरल विषय है, हो सकता आप जानते हो सकता वर्णों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, वर्ण पर। थके तो नहीं है, थकना मना है भाई साहब, थके तो नहीं है, थकना मना है, समय नहीं है। वर्ण पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा कल करेंगे, लेकिन भूमिका आज हम बना के तब छोड़ेंगे जिससे आप कल भूमिका हमको ना बनानी पड़े। समझ में आया। देखिए वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर है क्या चीज जिसका नाश ना हो। अक्षर ना छराई थी अक्षरा ना, वर्ण अक्षर क्या हो, वर्ण अक्षर का कभी नाश नहीं होता मित्र, वो है तो है, अविनाशी है। जैसे ध्यान दीजिएगा झा जी, हमको वर्णों वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। वर्ण झा जी हम अभी आपको गाली दे दें, ऐसी की तैसी बना दे भाई साहब, ये जो वर्ण हमारा था हमने इनकी ऐसी की तैसी की, ये इनके मन मस्तिष्क पटल में भाई साहब हरदम के लिए विद्यमान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कभी भूलोगे नहीं भूलोगे। लेकिन मैं मान लो जो अगर वर्ण नाश होता, अक्षर नाश होता, तो निश्चित तौर पर इनको कहते उसके बाद ये समाप्त हो जाता। समाप्त होता कि नहीं होता है। लेकिन भाई साहब नहीं, जो ऐसी की तैसी आज बोले वो इनके पूरी जिंदगी याद रहेगा, फलनवा हमको ऐसी की तैसी बोला, हम इसकी ऐसी की तैसी करेंगे। तो कभी जो वर्ण होता है, वर्णों से ही शब्द बनता है भाई साहब, वर्ण का नाश ही नहीं होता, अक्षर का नाश ही नहीं होता है, वो हमेशा विद्यमान है। जो चीज हम आप बोल दिए इस वायुमंडल में है, वो कहाँ नाश होगा, वो है भाई साहब। अब देखिए वर्ण को कहते हैं मुख्यतः मित्र स्वर और व्यंजन। किसमें किसमें बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, आप देखते रहिएगा, इतना सिस्टम से बड़ा मजा आएगा। वर्ण 2 भागों में विभक्त किया गया भैया, स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में कहा गया स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, किसे स्वर कहते हैं किसे व्यंजन। तो कहा गया भैया स्वयं स्वयं राजन्ते इति स्वराह। कहें गुरु जी संस्कृत ना लिखो, ज्यादा हिंदी लिखो। तो भैया ये बता रहे हैं संस्कृत लिखेंगे तो कम मेहनत करनी पड़ी, एकदम समझ में आ जाएगा। व्यंजन क्या है, कहते हैं भैया अन्वग अन्वग भावती व्यंजन। हम संस्कृत लिख देते तो हमको थोड़ा समझाने में आसानी रहती है, थोड़ा आसानी रहती है, हम भूलते नहीं है इसीलिए लिखते हैं।
स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं में स्वतंत्र हो, जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, स्वयं में सुशोभित हो। स्वयं राजन्ते, जो स्वयं में सुशोभित हो उसे ही कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? स्वर। स्वर ज्यादा, स्वराः। समझ में आया? अन्वग भवति व्यंजनम, कहते हैं व्यंजन क्या है? अन्वग भवति, जो दूसरों पर आश्रित हो, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े मित्र, वो आपके व्यंजन है, वो आपके क्या है? व्यंजन है। और जो स्वयं में स्वतंत्र है वो अपने आप में वो क्या है? वो स्वर है। कहते हैं स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? कैसा चाहते हैं? कैसा चाहते हैं स्वर को डिवाइड करना? तो कहे भैया दुई तरीके से, तो हम जानते हैं दुई तरीके से एकदम साफ साफ डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन? तो देखिए झा जी, बड़ा इंटरेस्टेड विषय है। देखिए ये देखिए, मात्रा काल। मात्रा काल के आधार पर, हे भैया हिंदी वाले हों चाहे संस्कृत वाले हों, सबके लिए रामबाण है ये वर्ण विचार। पूछते हैं स्वर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कहे किस आधार पर? कहे भैया देखो दुई आधार पर। एक मात्रा मतलब कितना लग रहा है, काल मतलब समय, किस वर्ण को बोलने में कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, उस आधार पर स्वर को तीन भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? तीन। कितने भाग में? तीन भाग में। ये भाई साहब देखो, ऊपर जाओ आओ थोड़ा तो तब मजा आएगा, बस ज्यादा देर नहीं चलेंगे। पहला कहा गया ह्रस्व, दूसरा कहा गया दीर्घ, तीसरा कहा गया प्लुत। क्या कहा गया? प्लुत। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बड़ा आता है भाई साहब, है छोटा टॉपिक, बड़ा प्रश्न आता है। कहे मात्रा मतलब बोलने में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर तीन भाग में डिवाइड किया गया। कहा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कहे कितना समय लग रहा है झा जी? 1 घंटा लगे तो ह्रस्व, 2 घंटा लगे तो प्लुत, 3 घंटा लगे तो नहीं, 2 घंटा लगे दीर्घ, 3 घंटा लगे प्लुत। कहे यार अच्छा मजाक करते हैं आप, अच्छा मजाक कर लेते हैं, 1 घंटा में कोई वर्ण बोला जाता है? कहे नहीं भाई साहब, एक मात्रा कितना? एक मात्रा काल और दुई मात्रा काल। दुई मात्रा काल, काल मतलब भैया समय, और त्रिमात्रा काल। त्रिमात्रा काल। कहे एक मात्रा काल में जो बोला जाए वो ह्रस्व, जो द्वि मात्रा काल में बोला जाए वो दीर्घ, और जो 3 मात्रा काल में बोला जाए वो प्लुत। कहे देखो भाई सीधा सीधा बताया करो, ये एक मात्रा द्वि मात्रा ये नहीं समझ पाते, एक मात्रा किसे कहते हैं, द्वि मात्रा किसे कहते हैं, ये क्या चीज है? कहे घबराओ ना, आराम से भाई साहब बता रहे हैं आगे, परेशान ना हो। एक मात्रा द्वि मात्रा त्रिमात्रा क्या है, कहे बता रहे हैं। कहे जी पलकिया झपकाते हैं ना झा जी, एक बार झपकाते हैं तो एक मात्रा, 2 बार झपकाते हैं तो 2 मात्रा, और जब 3 बार झपकाते हैं जितना समय लगता है उसे कहते हैं त्रिमात्रा। समझ पाए? तो पलक झपकाने में जितना समय लगता है 1 मात्रा काल, उतनी देर में ह्रस्व बोला जाएगा। बोलिए आ ना। 2 बार झपकाओ जैसे आ, दीर्घ प्लुत आ, 3 बार या उससे ज्यादा बार भी हो सकता, प्लुत कोई सीमा नहीं मित्र। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमें लगता है आप समझ गए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत आप समझ गए कि नहीं समझ गए मित्र? अब आइए देखिए, एक मात्रा काल, 2 मात्रा काल, त्रिमात्रा काल हो गया, ठीक है। आइए इसी यहां मात्रा की बात हो रही, तो व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है। अर्ध मात्रा काल के व्यंजन होते हैं। जितनी देर में किसी स्वर को बोलोगे उसके आधे समय में आपको व्यंजन बोलना पड़ेगा। पूछा जाएगा प्रश्न व्यंजन की कितनी मात्रा, तो आपका उत्तर होगा मित्र आधा मात्रा काल का व्यंजन होगा। कितना? आधा मात्रा काल का व्यंजन होगा, ठीक है। और देखिए व्यंजन, बस इसको विभाजित करके आज ही विराम लेंगे। व्यंजन मुख्य रूप से कितने होते हैं? स्पर्श, दूसरा क्या है? अंतस्थ,
तीसरा क्या है? ऊष्म। तीसरा क्या है? ऊष्म। जो का से माँ तक वर्ण है 25, का खा गंगा चाचा दजेगा टाटा डाला ताता तना पापा मम्मा, ये क्या है? स्पर्श। यड़ के अंतर्गत जो आते हैं यावा राला, ई है अंतस्थ। और जो तीनों शा और हा हैं भैया, ये तीनों शा और हा हैं, इसको कहते हैं ऊष्म। मुख्य रूप से व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कहें गुरुजी अच्छा मजाक करते हैं, अच्छा मजाक करते हैं। 3 होते हैं। तो जो छात्र आज्ञा हु का है, कहे भाई साहब पगलाइए मत, घबराइए मत, पगलाइए मत और घबराइए मत, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। झा जी न पगलाइए न घबराइए। कहे कितने होते हैं? कहे हिंदी में 4 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। हिंदी में 4, संस्कृत में 3। कहे संस्कृत वाला बताओ, हिंदी वाला हिंदी वाले बता देंगे। तो कहे कौन कौन? कहे छा, त्रा और ज्ञा। कहे कैसे बनेगा? कहे इसका से आप इस सा को जोड़ दोगे, अगर देखो यहाँ हलंत लगाओगे तो आ लिखना पड़ेगा। का से सा को मिलाओगे तो हो जाएगा छा, ता से रा को मिलाओगे तो हो जाएगा त्रा, और जा से इया को मिलाओगे तो हो जाएगा ज्ञा। अब पेपर में ये भी प्रश्न आया है, अगर पेपर में आपको ये यहाँ हलंत लगा के तब आपको आ लगाना पड़ेगा, हलंत नहीं लगा रहेगा तो फिर आपका यहाँ पूरा पूरा रहेगा। तो ये का सा छ ता र त्र जा इया ज्ञा हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का पक्का। तो मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं मित्र? तो व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पेपर में आएगा मुख्य रूप से कितने भेद? 3 भेद। कुल कितने भेद? 4 भेद। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया। तो आज अभी देखिए हम यहाँ स्वर पे एक और तरीके से विभाजन बताएंगे, जब आपको हम प्रयत्न पढ़ाएंगे तब। यहाँ वाला क्लास, यहाँ वाली जितनी कक्षा, इसको आप एक जगह व्यवस्थित तरीके से भाई साहब बनाइएगा। जब बनाए रहेंगे, एक भी क्लास छोड़ेंगे नहीं, एक भी छोड़ेंगे नहीं, और सभी टॉपिकों को अगर जोड़ेंगे तो भाई साहब बड़ा अच्छा रहेगा। एक भी छोड़ना नहीं है, और एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हर को जोड़ना है, कोई छोड़ना नहीं है। निश्चित रूप से इतनी बेहतरीन कक्षा होगी तो आप लोग पूरा भाई साहब नंबर कटने नहीं देंगे, नंबर कम नहीं होने पाएगा। अगर आप गलती नहीं किए तो नंबर कम नहीं हो पाएगा। बस बहुत ज़्यादा हमारे साथ देने के लिए हजारों हजारों की संख्या में जितने हमारे मित्र हैं, किसी का बिना नाम ना लेते हुए अंतःकरण से सभी संस्कृत प्रेमियों का और अपने उन सभी मित्रों का जो संस्कृत का फार्म भर के तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत कोटशाह धन्यवाद देते हुए मैं मित्र आपसे अगर इतना कहता हूँ, अगर ये बाद में भी देखिएगा, कह रहे हैं कि तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिएगा कि जिससे किसी का छूटे ना, बाद में कवर नहीं कर पाएगा। देखिए कितना कितना मैटर एक दिन में हो रहा है, तो सबको ये मैटर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब, वो आपका काम है, वो हम ना कहे हैं ना कहेंगे। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या है, बटन एक दबाना रहता है, और ज़्यादा इच्छा कहे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो होता वो आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, लेकिन वीडियो जरूर देखना, जरूर भेजना, ये आपका मित्र। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।